This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. नाज़रीन, वेलकम टू मार्केट शो। और आज जिस मौजू के ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे वो जनाबे वाला है सीपेक और बलूचिस्तान। थोड़ी ज़बान मेरी इस वजह से भी लड़खड़ा रही है क्योंकि इतने ज़्यादा प्रोग्राम इस मौजू के ऊपर कर दिए, कभी कभार चंद ऐसी बातें कर देते हैं कि हमारी सिविलियन गवर्नमेंट तो उससे थोड़ी बहुत नाराज़ हो जाती होगी, लेकिन कोशिश करता हूँ बड़े मोहतात अंदाज में बात करूँ। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं है कि सीपेक पाकिस्तान की मईशत के लिए बहुत ज़रूरी है और सीपेक के आने के बाद पाकिस्तान के अंदर मुलाजमतों की, इंडस्ट्रीज़ की बड़ी एक प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ने की, तवानाई के शोबे के अंदर बड़ी बेहतरी आने की तवक्को की जा सकती है। लेकिन सीपेक के ऊपर मनोअन अमल करना बहुत ज़रूरी है। हमारे साथ बड़ी अहम मेहमान आज शामिल गुफ्तगू होंगे जनाब सरदार शौकत पोपलजई साहब। वेलकम करूँगा सर। थैंक यू। सरदार साहब, आज मैं आपको सरदार ही कहूँगा। उसकी वजह यह कि मौजू ऐसी नौइयत का है। अब बात ऐसी है कि सीपेक के फ़वाइद बलूचिस्तान के लिए क्या होंगे। चीफ़ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनाब जनरल राहिल शरीफ साहब तशरीफ़ लेकर गए और उन्होंने बलूचिस्तान के लिए जो फ़वाइद हैं सीपेक के, उसके ऊपर एक सेमिनार से खिताब किया। मैंने उनकी मुकम्मल तकरीर सुनी और उन्होंने एम्फसाइज़ जो है बलूचिस्तान की तरक्की पर किया, जो कि एक बड़ी मुस्बत बात है और होनी भी चाहिए। और आपको पता होगा कि जो ज़िम्मेदारियाँ पाक फ़ौज और उनके ज़ैली इदारों को दी गई थी, एक कम्युनिकेशंस का नेटवर्क जिसे आप समझ लीजिए, सड़कों के जाल तो नहीं बना लेकिन जो मेन सड़कें हैं वो तैयार कर दी गई हैं 70 से 80% तक, अगर मैं सही कह रहा हूँ तो। इफ़ माई मैथमेटिक्स आर करेक्ट, तो मैं थोड़ा जट का हिसाब करता हूँ इस मामले में, लेकिन इफ़ माई मैथमेटिक्स आर करेक्ट, सो दे आर ऑन द करेक्ट पाथ। तो मैं चाहूँगा थोड़ा आप नाजरीन के लिए बता सकें कि बलूचिस्तान के लिए सीपेक के इकोनॉमिक जो एस्पेक्ट है, जो कि हमारी सिविलियन हुकूमत की भी ज़िम्मेदारी है और उसके साथ साथ हमारी इज्तिमाई ज़िम्मेदारी भी, और साथ साथ गवादर पोर्ट की जो डेवलपमेंट है उसके मुतालिक भी मैं चाहूँगा कि आप बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाई बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पहले भी इतने प्रोग्राम किए और आज मुझे मौका दिया कि मैं भी अपने ख़यालात का इज़हार करूँ, लेकिन मेरे ख़यालात का इज़हार बड़ा दिल से होगा और बड़ा दिमाग से होगा। एक तो सीपेक बेसिकली अभी तक माजरत के साथ फेडरल गवर्नमेंट ने ओपन करके नहीं बताया कि व्हाट इज़ सीपेक एग्जैक्टली। हम लोग $46 बिलियन पे खुश रहे और 47% ऑफ पाकिस्तान बलूचिस्तान लैंड मास विच इज़ गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, चाहे वो हॉरिजेंटल रोड हो, चाहे वो रतोदेरो रोड हो 40 डिग्री पे, या जो फेडरल मिनिस्टर कहते हैं 90 डिग्री पे, ईस्टर्न वेस्टर्न जो भी आप लगाएं, वो अभी तक उसकी इकोनॉमिक पोटेंशियल्स देखें। बेसिकली सीपेक इज़ अ फेडरल सब्जेक्ट, लेकिन फेडरल सब्जेक्ट हैज़ टू ट्रांसफर इट टू माइक्रो लेवल टू प्रोविंशियल सब्जेक्ट। अनफॉर्चुनेटली मैं इस पे नहीं कह सकता हूँ कि हमारी प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो है वो क्यों प्रोएक्टिव नहीं है इसके अंदर। साबिक वज़ीर आला डॉक्टर मालिक बड़े पढ़े लिखे इंसान हैं, मैं कसम नहीं खाता हूँ लेकिन मैं उनके पीछे रहा इस मामले में कि डॉक्टर साहब लेट्स गो टू चाइना, लेट्स गो टू चाइना। आई डोंट नो उनकी क्या पॉलिटिकल कंपल्शन थी कि वो मेरे साथ नहीं जा सके। इनकम्बेंट चीफ मिनिस्टर हैं, डायनामिक हैं, नवाब हैं, बड़े अच्छे लीडर हैं, उनको भी मैं दरख्वास्त कर चुका हूँ कि जी वील हैव टू गो। क्यों? अंडर डेवोल्यूशन, अंडर 18th अमेंडमेंट all provinces are allowed to go out and negotiate and bargain any project of international repute in their own provinces. ठीक है, सीपेक का जितना हिस्सा हमें, पंजाब इज डूइंग दैट, पंजाब इज एंड वेरी एग्रेसिवली डूइंग दैट। फिर बहुत से सूबे उनको बातें भी मना रहे हैं, क्यों बातें बनाएंगे? इस तरह हमारे चीफ मिनिस्टर को प्रोएक्टिव होना चाहिए, सिंध KPK सबको प्रोएक्टिव होना चाहिए। अभी तक बाखुदा मैं हकीकत आपको बताऊं, प्लानिंग कमीशन से रब्ता किया हमने, कॉन्फ्रेंसेस की, मिन्नत कर ली फेडरल मिनिस्टर साहब की कि एहसन इकबाल साहब के जी आप हमारे कॉन्फ्रेंसेस में आए।
करोड़ों रुपए इन्होंने डिफरेंट कॉन्फ्रेंसेस पे खर्च किए, लेकिन जहां हम इनसे पैसे नहीं लेते वहां उनको आने में आई डोंट नो क्या कबात है। वो नहीं आए, उन्होंने एक्सप्रेस नहीं किया, अपनी फीलिंग्स नहीं बताई कि बलूचिस्तान के एंगल से, आपने जैसे जनरल शरीफ का कहा, बिल्कुल ही इज अ कमांडर, उन्होंने आके अपने पर्सपेक्टिव पे व्हाट आर्मी इज राइटली डूइंग उन्होंने अपने पर्सपेक्टिव पे बात बोली। लेकिन सिविलियन गवर्नमेंट को रियलाइज करना चाहिए कि सिपेक इज नॉट अ मिलिट्री प्रोजेक्ट, इट्स अ सिविलियन प्रोजेक्ट। तो सिविलियंस को ज्यादा प्रोएक्टिव होना चाहिए ताकि आर्म्ड फोर्सेस जो हैं वो ज्यादा उनकी मदद कर सकें, ज्यादा फाल तरीके से उनकी मदद कर सकें। आर्मी ने एक्टिवली इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बेशुमार उनकी हेल्प की। आप देखें रोड बनाने में उन्होंने देर नहीं की, हर किस्म के सिक्योरिटी खदशात को पिक किया। लेकिन सिवनी अब जो वक्त आ रहा है अरे भाई, अब वक्त ऐसा आ रहा है कि आप हर जगह अपनी मिलिट्री को यूज नहीं कर सकते, यू हैव टू यूज इट। इराक में वॉर टॉन, अफगानिस्तान में आग लगी हुई, लेकिन तमाम वहाँ जो इंटरनेशनल मिलिट्री फोर्सेस थी वो आउटर पैरामीटर में रहे, इनर फिर भी उन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स को यूज़ किया, प्राइवेट सिक्योरिटी को यूज़ किया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वी गॉट टू रियलाइज। उससे क्या होगा कि फॉरेन इन्वेस्टर और लोकल इन्वेस्टर्स को अगर ये मैसेज मिल जाए कि इधर फोर्सेज आर गोइंग टू लुक आफ्टर, तो वो थोड़ा शाई हो जाते हैं, डर जाते हैं कि खुदा ना खास्ता इस इलाके में कोई प्रॉब्लम है कि जो सिविलियन गवर्नमेंट नहीं आ रही और मिलिट्री एक्टिव है और वो पीछे हैं। This has to be taken away from this page. You have to. अभी आर्मी क्या करे, आर्मी को जहां देखते हैं वीक एरिया दे कम एंड गिव क्वेश्चन और वो आगे चलते हैं। लेकिन हमारी सिविलियन गवर्नमेंट को, फेडरल और प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इसके अंदर दे विल हैव टू टेक प्राइवेट सेक्टर इन कॉन्फिडेंस। पब्लिक सेक्टर कैन नॉट, चाइनीज कंपनी आएंगी, मैं खुद जाता हूं चाइना के अंदर, मैंने बहुत से उनकी फोरम्स एड्रेस किए, उनको यहां हमने बुलाया। उनका सबसे पहला क्वेश्चन ये होता है कि यार अगर हम पाकिस्तान में या बलूचिस्तान में पार्टिसिपेट करते हैं तो हमारे लोकल पार्टनर्स हमें मिल सकता है। अनफॉर्चुनेटली आई डोंट हैव एनी आंसर फॉर दैट। Why won't they be able to find a local partner? Let me tell you, बलूचिस्तान के अंदर कॉर्पोरेट लेवल की मैनेजमेंट कैपेसिटी नहीं है। बलूचिस्तान में लोगों के पास लैंड जरूर है लेकिन कैपिटल नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप लैंड है, एंटरप्रेन्योरशिप नहीं है, टेक्निकल नो हाउ नहीं है, एजुकेशन। देखें आपको टेक्निकल इंडस्ट्रीज के लिए और आजकल के फास्ट वर्ल्ड में सिपेक जो है इट इज वन ऑफ द पार्ट ऑफ द रूट दिस इज नोन एज सिल्क रूट, ठीक है, वन बेल्ट वन रोड। तो उसमें बहुत एडवांस कंट्रीज हैं कि चाइना के प्रेसिडेंट हमारे पास आके $46 बिलियन का साइन करते हैं, साइमल्टेनियसली थोड़े रोज के बाद वो ईरान में जाते हैं और 600 बिलियन डॉलर्स का ट्रेड एग्रीमेंट साइन करते हैं। कितना? 600 बिलियन डॉलर्स, इट इज ऑन द रिकॉर्ड। और फिर एग्जैक्ट 20 दिन के बाद 600 बिलियन डॉलर्स, a lot of money. It's a lot of money. उसके बाद 15 दिन के अंदर एक ट्रेन जो है, जो इट वाज ऑल प्लान्ड, तुर्कमेनिस्तान के रूट से 15 दिन के अंदर ईरान पहुंच जाती है, जो उनकी एम्बिशंस है टू टेक इट टू यूरोप। लेकिन मैं अपने बॉस से इंटरव्यू इवन आपके, हाउ डू दे हैव एक्सेस? पाकिस्तान से तो नहीं गुजरी वो ट्रेन, नहीं, उसको तो पाकिस्तान से गुजरना चाहिए था। नहीं, देखिए वो इट्स द सिल्क रूट, दैट मींस इट्स एन एग्जिस्टिंग रेलवे लाइन इज देयर। एग्जैक्टली, इट्स नॉट बीन रिसेंटली डेवलप्ड। नो, इट इज ओके, इट इज, क्योंकि सैंक्शंस थी तो ईरान के साथ कोई कुछ कर नहीं सकता था। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि हम इन चीजों को जितना डिले करेंगे, इसको टेक्निकल वे से आगे नहीं बढ़ाएंगे, प्राइवेट सेक्टर को इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे, तो ग्वादर की बात कर रहे हैं आप और शिनजन सूबे की बात कर रहे हैं, तो देखें इनर जो बीच में है उसको कितना पॉलिटिसाइज किया गया। मैं 2 पॉलिटिकल पार्टीज का नाम नहीं लेता हूं, लेकिन उनके लीडर के साथ मैंने खुद बैठा, मैंने कहा आप मुझे ये समझाने की कोशिश करें कि आपको डू यू नो द इकोनॉमिक्स कि आप रूट के ऊपर कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, या आपकी पार्टी जो है वो जुलूस निकाल रही है, या आपकी पार्टी जो है वो स्टेटमेंट्स दे रही है। ऐसा नहीं करें। मैंने उनको कन्विंस किया, मैंने कहा देखें आपका लीडर का काम है सिर्फ ज्योग्राफी को नहीं देखें, आपने डेमोग्राफी को भी देखना है, आपने अपनी पॉपुलेशन को देखना है, आपने अपनी पॉपुलेशन की काबिलियत को देखना है। तो उनको थोड़ी सी समझ आई और
आप देखें उसके अंदर में नेशनल कंसेंसस, नेशनल गवर्नमेंट ने भी उसको कंसेंसस में लाने की कोशिश। लेकिन आपने कहा जैसे उसकी शक्ल निकल के सामने आनी चाहिए थी कि पूरा ईस्टर्न वेस्टर्न कॉरिडोर बड़े वेल डिफाइंड तरीके से हो, एनर्जी कॉरिडोर और इकोनॉमिक कॉरिडोर्स बड़े वेल डिफाइंड हो, वो चीज़ हमने नहीं देखी। सड़क बन गई नहीं, बिल्कुल। ये अब मैं प्लानिंग कमीशन को ब्लेम दूंगा कि प्लानिंग कमीशन जो है वो पाकिस्तान का प्लानिंग कमीशन है, ना बलूचिस्तान का प्लानिंग कमीशन है, ना किसी फॉरेन कंट्री का। आप ये बता दें पावर प्लांट किस जगह पर आ रहा है बलूचिस्तान में, ये बता दें। उसके अलावा आपने देखा, वैसे आपको बताया किसी ने? नहीं, बिल्कुल ये फलां जगह के ऊपर बन रहा है। वो एजम्पशंस हैं, मैं आपको बताऊं एजम्पशंस कैसे हैं कि कुछ न्यूज़पेपर्स ने बड़ी अच्छी ड्राइंग बना के पेश कर दी, उनके साथ हमने भी इंफॉर्मेशन शेयर किया, उन्होंने बड़ी अच्छी रिपोर्ट्स दी कि जी ये होगा। लेकिन प्लानिंग कमीशन को जो एक विजडम देना चाहिए, और विजडम किसको देना चाहिए मैं आपको बताऊं। देखिए, गवर्नमेंट ने मैक्रो लेवल पे काम करना है। मैक्रो लेवल मीन डेवलपमेंट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। व्हेन यू टॉक ऑफ माइक्रो देन यू हैव टू टॉक ऑफ प्राइवेट सेक्टर। फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, मेरी नज़र में उनको एक बड़ा इवेंट इसमें करना चाहिए था, तमाम सूबों के चैम्बर्स को, बिजनेसमैन को ऑन बोर्ड लेना चाहिए था कि दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डू, देन they would have been empowered to go and fight with the federal government. Not now. I have not seen that. But they should be. They should. Because right now they should be, you know, if I were, I'll be very frank, if there's honey somewhere, you sure know that bees are going to be at it. Of course. अब मैं एक बड़ी बात है ना, जहाँ शहद होगी तो वहाँ को पता तो लगे ना कि कोई जा रहा है। अब आप बोल रहे हैं कि बिजनेस का ये मंसूबा है, इकोनॉमिक मंसूबा है, और आपका बिजनेसमैन है, उसको पता ही नहीं कि मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताऊं कि इसको पॉलिटिसाइज किया गया बिगनिंग में, ठीक है। वही इदारे जिनसे पाकिस्तान लोन बोरो करता है, मनी बोरो करता है अपनी बजट एडजस्टमेंट्स को, वर्ल्ड बैंक, IMF, वर्ल्ड बैंक ने इसको डिस्करेज किया कि आप इस इंटरनेशनल मेगा प्रोजेक्ट को पॉलिटिसाइज नहीं करें। घर में हमारी बात नहीं माननी आपने, और आपने इंटरनेशनल डिक्टेशन को एक्सेप्ट करना है कि हाँ भाई इसको अब पॉलिटिसाइज नहीं करना। आपके पास अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे बहुत बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, बहुत बड़े थिंकर्स हैं जो इकोनॉमिक के लेवल पे थिंकिंग देते हैं। थिंक टैंक्स हैं जो अपनी डिलीवर करते हैं, अपनी सोच को डिलीवर करते हैं। लेकिन मेरी नज़र में आई डाउट कि कोई फेडरल या प्रोविंशियल गवर्नमेंट का कोई भी एक्सपर्ट जो है उनको पढ़ता होगा या उस पर नज़र डालता होगा। अनफॉर्चुनेटली अगर इसको नहीं, लेकिन ये आपका पॉइंट बड़ा ज़रूरी है कि इसके ऊपर जो है ना एक बहुत बड़ा एक इवेंट होना चाहिए, मेगा इवेंट बिल्कुल होना चाहिए। हमने किए, हमने 2 इवेंट किए। अनफॉर्चुनेटली उसमें मैंने बोला एहसन इकबाल साहब नहीं आ सके, उनकी अपनी वजूहत होगी। अब मैं क्रिटिसाइज़ करने बैठूं तो फिर क्रिटिसिज्म ही रहेगा। चीफ मिनिस्टर साहब, मैं चीफ मिनिस्टर अपने जो हमारे फॉर्मर चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मालिक साहब, मैं उनकी बड़ा रिगार्ड करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। मैं उनके पीछे रहा, अफसोस कौन बात बताने लगा हूँ। मैंने कहा डॉक्टर साहब हम लेट्स गो टू चाइना एंड आई हैव अ मैसेज दैट बलूचिस्तान विल गेट $2 billion। आई वाज श्योर अबाउट इट। मैं पब्लिक पे ये बात बोल रहा हूँ। वो अगर इसको डिनाई कर दें कि मैं उनके पीछे रहा। मैं अभी जब नवाब साहब बने चीफ मिनिस्टर, मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ लेट्स गो। अनफॉर्चुनेटली अभी 15 रोज़ हुए, शिनजियांग प्रोविंस के कम्युनिस्ट पार्टी के चीफ आए 61 मेंबर डेलीगेशन के साथ। वो गए ग्वादर में, वापस जाके उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट के साथ $2 billion का एग्रीमेंट साइन कर दिया, MOU साइन कर दिया। अभी वो सिर्फ ये बताया गया कि जी सोलर में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में इसका पैसा लगेगा। लेकिन मुझे इस चीज़ का दुख है कि जो बलूचिस्तान को मिलना चाहिए था डायरेक्टली $2 billion, मेरी ख्वाहिश थी कि पानी, हेल्थ और एजुकेशन ये 3 टर्न अराउंड हो जाते हैं $2 billion से। लेकिन अब मैं आगे क्रिटिसिज्म हो जाएगा, मैं इन पॉलिटिकल लीडर्स का रिगार्ड भी करता हूँ, मैं रिगार्ड भी करता हूँ इनका। अभी जो मेन इशू है जो फेडरल गवर्नमेंट नहीं बता सकी लेकिन चाइनीज़ गवर्नमेंट बार बार मैसेज देती है, वो ये है कि फाइनेंसिंग है। अभी तक फेडरल गवर्नमेंट ने ये स्पेल आउट नहीं किया कि कौन सा, जैसे ग्वादर एयरपोर्ट और ईस्टर्न बाईपास, ये दोनों लोन उन्होंने अप्रूव किए थे। ठीक है, मैं बीजिंग में गया, मुझे वहाँ बताया, जैसे ही पाकिस्तान में पहुँचे उन्होंने रिलीज दी, दे हैव कन्वर्टेड इनटू ग्रांट। तो फेडरल गवर्नमेंट ने उसको अपने लेवल पे अनाउंस नहीं किया, उसको सेलिब्रेट नहीं किया। मेरी नज़र में उसको बलूचिस्तान को और फेडरल गवर्नमेंट को बहुत इन दोनों प्रोजेक्ट्स को सेलिब्रेट करना चाहिए था कि आपको ग्रांट में मिल गए। सर एक मुख्तसर
चीज़ जो मेरे जहन में, ये न्यू गवादर एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं सर, जिसके लिए ज़मीन मुख्तस की गई थी। मैं खादिम इसलिए आपसे पूछ रहा है बिल्कुल, क्योंकि आपको पता होगा कि असल तो गेम रियल एस्टेट का खेला गया था गवादर के अंदर। तोबा तोबा, हमारे बड़े पसंदीदा साबका सदर मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर, और बहुत लंबा ड्रामा खेला गया, और रियल एस्टेट और फलां बिल्डिंगें बना दी गई ऐसी हवा में मुअल्लक कि जो कभी वहाँ पर थी ही नहीं। ऐसी ऐसी एवेन्यू और ऐसी ऐसी सड़कें और ऐसी ऐसी सब्ज़ी मंडियाँ बना दी गई जो कभी वहाँ थी ही नहीं। एयरपोर्ट ऐसे दिखाया गया जैसे वो तैयार हो चुका है और उसके ऊपर एयरबस का सबसे बड़ा जहाज़ लैंड भी कर चुका है। एनिमेशन के ज़रिए कुछ भी दिखाया जा सकता है, तो ऐसा दिखलाया गया। तो ये कौन से हैं? ये वही लोकेशन है एग्जैक्ट जो साबका अदवार के अंदर बताई गई थी न्यू गवादर एयरपोर्ट की, या ये कोई नई लोकेशन? नहीं, वही है। मैं आपको अर्ज़ करूं कि बहुत नेगेटिव चीज़ें हुई ग्वादर के ऊपर। लैंड माफिया ने बड़ी बड़ी गेम की, लेकिन मेरी नज़र में हम उसको तकलीफ से ज़रूर गुजरते हैं उस चीज़ को देख के, लेकिन मेरा पर्सपेक्टिव है कि लेट्स मूव फॉरवर्ड। अभी अगर मुझे असल में दुख इस बात का हुआ था, यहाँ पे हर दफ्तर जो खुला हुआ था ना कराची में रियल एस्टेट वाला, वो कोई ना कोई नक्शा लेकर बैठा हुआ था और कोई ना कोई नक्शा कर रहा था। मैं आपको अपनी बात बताऊं कि वहाँ सेंचुरीज ओल्ड ट्रेडिशनल फैमिलीज जो ओन करते थे ग्वादर के, उन्होंने अपने बुजुर्गों की ज़मीनें बेच दी उसी लैंड माफिया के अंडर ग्रैब की, जी बड़ी प्राइस मिलेगी। आज वो जो उन्होंने करोड़ रुपए की चीज़ बेची, आज वो बिलियन की है। तो वो दुख अपनी जगह है, लेकिन लेट्स मूव फॉरवर्ड। बिल्कुल एयरपोर्ट जो है वो नया है और वो उन्होंने ग्रांट में कन्वर्ट कर दिया, यानी पाकिस्तान डजंट हैव टू पे एनीथिंग। नाउ दीज थिंग्स आर टू बी स्पेल्ड आउट। चाइनीज, जैसे हमारी फेडरेशन चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इस तरह चाइना के अंदर है। तो मेरी वहाँ के उनके जो टॉप मैनेजमेंट थी, उन्होंने मुझे बुलाया, ब्रीफिंग के लिए बुलाया। तो उन्होंने एक बात मुझे ज़रूर की, कहते वन रोड वन बेल्ट सिल्क रूट डजंट मीन पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। दे सेड वन रोड वन बेल्ट मीन्स पार्टनरशिप। वो कह रहे हैं अगर ग्वादर में कोई और कंट्री भी आना चाहे, दे मोस्ट वेलकम। तो ये ऑप्शन अब कौन करेगा? ये ऑप्शन फेडरल गवर्नमेंट करेगी और प्रोविंशियल गवर्नमेंट करेगी। बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट जो सोया हुआ, उसको जाग के मॉडर्न लाइन पे सोचना पड़ेगा यार कि हम बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से पूछें। सर फिर एक मासूमाना सवाल मैं खादिम एक और पूछते थे आपसे। तारीख़ में कुछ इस तरह से है कि गवादर के अंदर तारीख़ी तौर पर, बल्कि पूरे बलूचिस्तान के अंदर ही, और अगर आप इंडिजिनस ओमान की पॉपुलेशन भी देखें तो बलूचों के साथ शेयर करते हैं अपनी पॉपुलेशन को। वहाँ सिटीजन्स भी हैं ऐसे जो कि बलूचिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत से उनमें से ऐसे हैं जो कि रॉयल फैमिली से बड़े नज़दीकी तस्वुर किए जाते हैं। तो सर वो काफ़ी अरसे से इन्वेस्टमेंट वहाँ करना चाह रहे थे। मुझे आज भी एक अंग्रेज़ी के अखबार की शायद 1996 या 1994 की सुर्खियाँ याद आती हैं कि ओमान के इन्वेस्टर्स जो हैं वो गवादर में पैसा लगाना चाहते हैं। इस पार्टनरशिप के अंदर क्या ओमान को भी इजाज़त होगी? सुल्तान काबूस मेरे ख्याल उनके हुक्मरान है, वो भी पैसे लगा सकेंगे? बिल्कुल होगी। मेरा ख्याल आप आई डोंट नो, बहुत से व्यूअर्स को नॉलेज होगा कि ग्वादर पोर्ट को एक ब्रिटिश कंपनी ने डिज़ाइन किया था। अच्छा, बनाया चाइना ने, नो डाउट अबाउट इट, चाइना हार्बर ने बनाया और वो, लेकिन ब्रिटिश कंपनी ने डिज़ाइन किया था। तो अब मेरी नज़र में ग्वादर को अगर बनाना है, ग्वादर को जो पुराना उसका जो मास्टर प्लान है, इट इज़ नॉट अ स्मार्ट मास्टर प्लान। मेरी नज़र में अगर इस वर्जन लैंड को आपने एक फ्यूचरिस्टिक सिटी बनाना है तो यू हैव टू मेक इट अ स्मार्ट सिटी। नो, स्मार्ट सिटी चाइना बनाता है, यूके आता है, यूएसए आता है, यूएई आता है, जर्मनी आता है। We have to move that way. Now, but GDA has already made that layout, sir. It's now that portion of Gwadar is now plotted and everything. No, it is. That can be changed. That doesn't matter. अब मुझे ये छोटी सी चीज़ बताएं। अभी ये $2 बिलियन जो मैंने अर्ज की बड़ी तकलीफ के साथ, वो फेडरल गवर्नमेंट ने उस सूबे के साथ $2 बिलियन की, ठीक है, हम लोग डिफरेंट एंगल से ला रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने फ्री जोन के इवज, यानी मेरी नज़र में इन इकोनॉमिक सेंस अगेंस्ट द कोलेटरल ऑफ दैट फ्री जोन, फ्यू हंड्रेड और फ्यू थाउजेंड एकर्स ऑफ लैंड वो उसके दिया। लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट के नॉलेज में नहीं है ये बात। मैंने बहुत लोगों से पूछा कि यार व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन दैट फ्री जोन। इवन चाइना पोर्ट होल्डिंग वालों के साथ पूछा, उन्होंने कहा अभी तो जी हम फेंसिंग करेंगे, डिमार्केशन होगी, दे आर टॉकिंग इन दैट वे। क्वेश्चन सिर्फ इतना है कि जब आप क्लास में भी बच्चों को बैठाएंगे पढ़ाने के लिए,
teacher has to spell out what they are going to teach. And those children must have books in the hand. So today, if you want to see future of this region in Balochistan, you want to see Balochistan a game changer, where is that book? I want to see that holy book कि जी ये सिपेक है, इसमें ये हो सकता है. मैं बहुत मादरत के साथ कहता हूँ, the planning commission has miserably failed in putting people of Balochistan wise on that. I don't want to share, but I am in economic sense, I am saying that. What about Pakistan? मैं भी पाकिस्तानी हूँ, मुझे भी तकलीफ है, लेकिन ऐसा नहीं है. अब बिल्कुल खुदा न खास्ता कोई भी मुल्क के साथ हमारे दुश्मनी करता है तो मुल्क मेरी माँ है, मैं सबसे पहले हूँ, इवन मिलिट्री से पहले मैं जाके लड़ूंगा. लेकिन आप क्या करेंगे कि जब हमारे ऊपर पूरा ड्रैगन ट्रैप लगा दिया जाए और फिर हम कहें कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी रिस्क है. अफगानिस्तान में क्या पाकिस्तान का इकोनॉमिकली कितना शेयर है उधर? मेजॉरिटी शेयर आप देखें, मेजर माइंस जो हैं वो इंडिया ने आयरन ओर वहां से उठाई हैं. हमारा नेक्स्ट जो नेबर है, हमारे सिक्योरिटी इश्यूज हैं उसके साथ. ठीक है, चाइना आया, इट्स गुड. देन ईरान के अंदर आपको खुद मालूम है, चाबहार में इंडिया ने रोड बना के दे दी अफगानिस्तान तक. इंडिया इज पुटिंग अप सो मेनी थिंग्स फॉर दैट. तो अब उस ड्रैगन ट्रैप में हम उसकी फिक्र करें या हम इंतजाम करें उसका? तो इंतजाम तो ये हो रहा है कि ना फेडरल गवर्नमेंट हमें बता रही है कि आप आगे, प्राइवेट सेक्टर, नो गवर्नमेंट कैन मूव फॉरवर्ड अलोन विदाउट प्राइवेट सेक्टर, आई एश्योर यू दिस. चलिए यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, अपनी गुफ्तगू को जारी रखते हैं. लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक. नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक. गुफ्तगू हमारी जारी, बात करें हम बेनिफिट्स ऑफ सीपेक फॉर बलूचिस्तान पर. हमारे साथ मौजूद हैं जनाब सरदार शौकत पोपलजई साहब. 12 हमारे प्रोग्राम तशरीफ़ लाते हो, सबसे अहम गुफ्तगू ये होती है मज़ेदार कि आपके साथ कि आप हमेशा बलूचिस्तान के जो माशी मामलात हैं उनके ऊपर बड़ी तफसीली गुफ्तगू करते हैं. ब्रेक पे जाने से पहले आपने बताया हमें कि $2 अरब इनको मिल सकते थे सूबाई हुकूमत को बराह रास्त, लेकिन वो सिलसिला नहीं बन सका. शहर की भी मुतालिक आपने थोड़ी बात की, गवादर की तरक्की के मुतालिक भी बात की, गवादर पोर्ट की डेवलपमेंट के बारे में भी कुछ हकायक और कुछ बातें हमें बताई जो कि निस्बतन नहीं है, लोगों को शायद पता ना हो. अब मैं थोड़ा सा मेन लैंड बलूचिस्तान की तरफ आपको ले जाऊँ. थोड़ा सा बात यह कि सर बलूचिस्तान जैसे आपने बताया 47% पाकिस्तान का मजमूई रकबे में से है. वो पाकिस्तान का रकबा मेरे ख्याल 7,94,000 किलोमीटर के लगभग है. ज़्यादा हो सकता है इससे, ठीक है ना, ज़्यादा होगा, ये बता दूं आपको, ज़्यादा होगा इस वजह से क्योंकि बढ़ेगा. वो बढ़ेगा किस तरह से, वो जब मिलेगा हमें और भी बहुत कुछ, तो वो अभी तक मिलेगा इंशाल्लाह. जब ये सीपेक बन जाएगी तो वहाँ भी जो है हो जाएगा. अच्छा खैर, अभी बलूचिस्तान के मुतालिक बात करते हुए मैं आपके पास रहता हूँ कि बलूचिस्तान का एक 47% जो रकबा बहुत वसी रकबा है और उसका एक डिस्ट्रिक्ट जो है वो इतना बड़ा होगा कि वो शायद सूबा पंजाब या सूबा सिंध के चंद डिस्ट्रिक्ट्स को अपने अंदर शामिल भी कर ले तो भी बहुत सी जगह रह जाएगी. जैसे ये चाकी के बारे में हम बात करते हैं, आपको पता होगा 28 मई 1998 के अंदर यहाँ पर हमने न्यूक्लियर धमाका किया था. उसके बाद हमारे मुल्क की शान बहुत ज़्यादा हुई थी, उसकी याद में आज भी यौम तकबीर मनाया जाता है. सिंध के बहुत सारे ज़िले उसके अंदर भी आ जाएँ तो तब भी बहुत सारी जगह बच जाएगी. सही बोल रहा हूँ? कोई शक नहीं है कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल. तो अब उनका क्या होगा, उनकी अपलिफ्ट के लिए क्या करना है, उनके लिए क्या क्या चीज़ें बेनिफिट्स होंगी, ये भी आप बता दें ज़रा, और क्या क्या किया जा सकता है. अगर नहीं हो रहा तो क्या क्या किया जा सकता है, ये बताइए. देखिए, सिपेक के अम्ब्रेला के अंदर तो बहुत कुछ होगा. वो जो 3 रूट हैं जब भी बनेंगे, मतलब 3 रूट कंसेक्टिवली आप साइमल्टेनियसली सेम टाइम तो बना नहीं सकते आप, यू विल टेक टाइम. लेकिन मेरी नज़र में प्रोविंशियल गवर्नमेंट को थोड़ा सा अपनी इकोनॉमिक सेंस यूज़ करते हुए इकोनॉमिक प्रायोरिटीज़ बनानी होगी. बलूचिस्तान में मेरी नज़र में आपको जो इंडिजिनस रिसोर्सेज हैं उससे रिलेटेड इंडस्ट्री आपको लगानी होगी. अब उसमें हमारा बलूचिस्तान का सबसे बड़ा जो सेक्टर है वो एग्रीकल्चर है, 67%. एग्रीकल्चर के नीचे फिर लाइफ स्टॉक भी है, लाइफ स्टॉक, फिर माइनिंग है, फिर आप फिशरीज है. अभी मैं अब छोटी सी मैं आपको अर्ज करता हूँ, बलूचिस्तान में ओवरलैपिंग आप देखें, फिशरीज डिपार्टमेंट भी है, उसके ऊपर कोस्टल डेवलपमेंट अथॉरिटी भी है.
और वो एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर सकते। कितनी दफ़ा उनके झगड़े हुए आपस के अंदर। तो मेरी नज़र में ये जो हमारे भाई हैं नवाब सनाउल्लाह साहब, ही इज़ अ वेरी डायनामिक पर्सन, आई एम टेलिंग यू। और मैं जब ये इन्होंने टेक ओवर किया, मैं इतना खुश था, मैंने कहा ही इज़ गोइंग टू डिलीवर, एंड ही टोल्ड मी दैट ही इज़ गोइंग टू डिलीवर। मेरी दुआ है कि ये छोटी सी हिम्मत करें। जो सूबे की सिक्योरिटी है वो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के इदारे इतने मजबूत हैं कि आपने उनको एक दफ़ा पॉलिटिकल कॉन्फिडेंस दे दिया, वो सिक्योरिटी ठीक कर भी लिए, कर भी रहे हैं और करेंगे। लेकिन आप थोड़ा सा सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ नज़र डालें, विच इज़ योर प्रायोरिटी। इनके पास टाइम बहुत कम है। मेरी दुआ है अल्लाह ताला इनको हिम्मत दे, कामयाब हो। देखिए इनको 2.5 hours मिले, 2.5 years, सॉरी 2.5। सर इक़्तिदार ऐसा होता है, वक्त बड़ी जल्दी गुजरता है। बिल्कुल, टाइम मेल्ट्स लाइक एन आइस। तो इनको मिला, अब इनके पास टाइम बहुत कम है, तो इनको इमीडिएटली फास्ट ट्रैक पे सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे देना होगा। ग्वादर को देखें आप, जो आते हैं फॉरेनर्स, उनकी सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कि इधर लोग बताते हैं कि जी इधर पानी नहीं है। वो कहते हैं जब लोकल पॉपुलेशन को आप पानी नहीं दे सकते, हमें कहाँ से देंगे। नहीं तो ओशन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी लगा, ट्रीटमेंट बस उसके ऊपर फिर वो करप्शन और तमाम चीज़ आ जाएगी। मैं उसको आपके प्रोग्राम का टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। लेकिन गवर्नमेंट को फास्ट ट्रैक पे, देखिए चाइना को भी आपको बताना है, उनको भी मालूम है, लेकिन आपने और इम्प्रेस करना है कि देखें इधर ग्वादर में पानी की जरूरत है। नाउ ग्वादर डजंट मीन बलूचिस्तान, बलूचिस्तान मीन्स ग्वादर। ये एक पर्सपेक्टिव जो है ये फेडरल गवर्नमेंट के ज़हन से निकाल दें। उन्होंने पूरे बलूचिस्तान को नॉर्थ से लेके ईस्ट वेस्ट साउथ सबको बोला कि बलूचिस्तान का फ्यूचर ग्वादर में, बलूचिस्तान का फ्यूचर अपने में। ग्वादर इज वन मेगा प्रोजेक्ट विच इज गोइंग टू हेल्प द रीजन, हेल्प कंट्री, हेल्प प्रोविंस। लेकिन बलूचिस्तान की अपनी इकोनॉमिक सेक्टर्स इतने रिच हैं, आपको क्यों डिग्रेड कर रहे हैं हमारे रिसोर्सेज को। आप जहां आप कहेंगे जी वर्ल्ड की 3rd बिगेस्ट गोल्ड रिजर्व आपके पास है, कॉपर आपके पास है, आप बिल्डिंग स्टोन आपके पास है, क्रोमाइट आपके पास है। मेरी दुखती रगों पर हाथ न लगाएं प्लीज। आपने ये सोने की कान कहकर मेरे जज्बात को गरमा दिया है। अब मैं आपसे मुश्किल सवाल पूछ लूंगा, फिर मुझे बताएं ये सैंडिक भी अभी वापस मिलने वाला है मेरे ख्याल, मैंने सुना है अभी कॉन्ट्रैक्ट उनका मुकम्मल हो जाएगा, उसमें बचेगा कुछ उसका डिप्लीट हो चुके। और रिकोटिक का क्या बना सर, वो भी कुछ एक तमाशा खड़ा किया गया मीडिया में, रिकोटिक के अंदर वो सोना मिल गया जो पता नहीं क्या, आपने तीसरी बड़ी कही, ये लोग कभी दूसरी भी बोलते रहे, पता नहीं कौन मीडिया के ऊपर, आपको पता है हर आदमी एनालिस्ट होता तो दूसरी भी बोल, तीसरी बड़ी सोने की कान भी बोला गया, कुछ लोग चौथा भी बोला है। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि सर वो सोना 200 अरब डॉलर का है, मुल्क के कर्जे तो 100 अरब 150 अरब डॉलर के होंगे, वो दे दे गिरवी, कर्जे उतरवा लें, बलूचिस्तान को भी आगे से 50 अरब डॉलर मिल जाएंगे एडवांस पे। सच जानना चाहते हैं, ऐसा सच हो जिसमें ना मैं फंसूं ना आप फंसे, फिर आप बोल सकते हैं। नहीं फंसने, अल्लाह ना करे, अपने मुल्क के लिए कोई डर नहीं है, फंसने की बात नहीं है। लेकिन एक चीज मैं बताऊं कि उसके अंदर भी फेडरल गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा रोल अदा किया। रेकोडेक आज जहां खड़ा है, आप समझ लें कि उस गवर्नमेंट भी फेडरल गवर्नमेंट की रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थी और फेडरल गवर्नमेंट ने मेजर रोल अदा किया। बलूचिस्तान के प्राइवेट सेक्टर का कोई रोल नहीं था, एक्सेप्ट कि उन्होंने वहां पे जो रनवे है एक बनाया। लोकल ट्राइब्स को सिर्फ कि जी इसको मेडिसिन चाहिए दे दो, किसी की बच्चे की शादी है उसके लिए जहाज यूज कर लो, किसी को कराची में ट्रांसपोर्ट करना है, कंपनी ये कर रही थी। कंपनी ने अपनी CSR जो कमिटमेंट है वो पूरी नहीं की, बिल्कुल नहीं की। और उसके बाद फिर CSR कमिटमेंट बलूचिस्तान के अंदर आप एक रिकोडेक को ना लें। बलूचिस्तान में बहुत बड़े माइलस्टोन प्रोजेक्ट्स हैं। बलूचिस्तान हबको पाकिस्तान का बिगेस्ट प्राइवेट सेक्टर प्रोजेक्ट है, वो अपने तरीके से काम करते हैं। अभी वो उन्होंने कोल फायर्ड, भी इतनी बड़ी कंपनी है, मैं खुद 94 में ये अब कोल फायर्ड पावर प्लांट लगाना चाह रहे हैं। मैं खुद उस वक्त के चीफ मिनिस्टर के साथ हम लोग लंदन में हनीगन में नेशनल पावर का कोल फायर्ड प्रोजेक्ट लंदन के अंदर सबर्ब्स में लगा हुआ। लेकिन उनसे पूछा गया एनवायरमेंटल, जब उन्होंने कहा कि जी हमारे पास साइंटिफिक वे हैं टू न्यूट्रलाइज जो भी होता है, हम एनवायरमेंट को ख़राब नहीं करते। अब उसकी मुखालफत भी हो रही है। एक वर्ल्ड क्लास प्रोजेक्ट है, प्राइवेट सेक्टर है, भी आप गवर्नमेंट को चाहिए कि पब्लिक को पहले बताएं, ताकि अगर कोई फॉरेन कंपनी उसमें डिसीजन लेना चाहती है तो उनको पहले पता चल जाए कि यार पब्लिक की मुखालफत ये होगी और लेजिस्लेटर हमारी मुखालफत कर रहे हैं,
तो ईदर गो एंड कन्विंस देम कि वी विल हैव दिस प्रोजेक्ट, नो डैमेज टू यू, और इफ दे आर राइट देन यू सरेंडर। लेकिन जब प्रोजेक्ट फाइनेंशियल क्लोज कर ले, प्रोजेक्ट अपनी मशीनरी ऑर्डर कर दे और फिर जनाब सियासी मुखालफीन आ जाएं बीच के अंदर कि नहीं जी ये प्रोजेक्ट नहीं चल सकता, मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। और ये बलूचिस्तान के अंदर मैंने आपको हब में अभी वैसे एक ऐसे ही आपसे पूछ रहा हूँ, हब में इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई है वैसे? नहीं, इंडस्ट्रियल ग्रोथ नहीं हुई उसके अंदर, नहीं हुई। उसकी दो वजूहत हैं। उसकी दो वजूहत हैं, एक तो क्योंकि मोस्टली कराची जो सेटल्ड इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने वहाँ बिजनेस लगाया, फिर सक्सेसिवली जो गवर्नमेंट्स आई वहाँ के जो इंसेंटिव से वो विड्रॉ हो गए, उनका टाइम लैप्स हो गया, तो वो भी एक इशू रहा। हालांकि हब के साथ फिर गवर्नमेंट ने और 3 इंडस्ट्रियल स्टेट बनाए जिनमें गडानी था, उथल था और ये गडानी का ही एक और पोर्शन था, तो वो डेवलप नहीं कर सके उसके अंदर। तो अगर तो ये आप वो दिया ना 2 पावर प्लांट और लगाए, नहीं वो हब को लगा रही है, नहीं वहां पे जो लगाए हैं अभी जिसकी फीता काटने आए थे वजीर आजम, नहीं वो तो कैंसिल कर दिया उन्होंने, जो एनर्जी पार्क लगाया बना रहे थे, जी हाँ वो कैंसिल हो गया। जी हाँ वो कैंसिल हो गया। 6 प्रोजेक्ट लगने थे, 600 मेगावाट, मेरा ख्याल है सेंस आई। देखिए वो टाइमली डिसीजन था, दैट वाज वेरी टाइमली डिसीजन कि आपने वजीर आजम को बताया कि जी ये आपको टाइम लगेगा, ये प्राइवेट सेक्टर कंपनी, प्राइवेट सेक्टर का रोल आप देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो यू हैव टू, रेकोडेक में फॉरेन प्राइवेट सेक्टर आया लेकिन अंडर माइनिंग रूल्स यू हैव टू हैव अ लोकल पार्टनरशिप। मुझे आज तक नहीं पता कि उसका लोकल पार्टनर कौन था, नोबडी नोज अबाउट दैट। तो ये रेकोडेक एक आपने वो मसला छेड़ दिया, वो पेनफुल मसला है। आई थिंक नहीं सर, मुझे रोज तकलीफ होती है। उसकी वजह ये है कि हमें तो ऐसे हरे बाग दिखाए गए, ऐसे ऐसे ख्वाब दिखाए गए, आसमानों के ऊपर हमें जो है वो बादलों के ऊपर सफ़र करवाया गया, बोला गया रेकोडेक एक अलहदा प्रोजेक्ट है जिसकी बुनियाद के ऊपर पूरे पाकिस्तान के बैरूनी कर्जे माफ़ हो जाएंगे। और अमरू अय्यार की सारी कहानियां मैंने पढ़ ली, जहाँ जंबील में से अंगूठियाँ निकाल के वो बाहर फेंकता था। मुझे ऐसे लगता था वहाँ हम जाएंगे रेकोडेक में, ऐसे ऐसे अंगूठियाँ उठा के मुल्क का कर्जा भी उतार देंगे, खुद भी खुशहाल हो जाएंगे और दूसरों को वो पैसे दे देंगे। सर बनाया गया ना, बोला पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए नाकाबिले, वो आपको पता है ना एक डायलॉग हमने याद किया। हमारे सियासतदान जो है ना, हमारे सियासतदान ये कि आपकी कॉर्पोरेट लैंग्वेज में ब्रांडिंग बोलते हैं, तो बलूचिस्तान की ब्रांडिंग जो है उन्होंने रेकोडेक और ग्वादर, अभी तक अल्हम्दुलिल्लाह ग्वादर पॉजिटिव वे में चल रहा है। अल्लाह ना करे कि वहाँ भी ब्रांड एक्सपर्ट्स आ जाएं और उसको डिफरेंट वे में के मैं एक, बट बलूचिस्तान इज मच बिगर देन ऑल ऑफ दिस। Even more stuff there. Balochistan, you should not put Gwadar on the head of Balochistan. Gwadar should be treated as one of the mega projects of this country. That's why I'm saying that there are many unexplored areas. अच्छा, खारान का ये अभी जो जिक्र कर रहे थे और भी जितने इलाके हैं वहाँ पे, am I correct? I don't know the geography that well, पर मुझे पता है वो एक दफ़ा हमने इलेक्शन के ऊपर एक प्रोग्राम किया था, आप भी आए थे, तो बलूचिस्तान का नक्शा बहुत बड़ा था। कुछ डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे थे कि जहाँ फिर बहुत बड़े बड़े डिस्ट्रिक्ट थे, वोट सिर्फ 500 पड़े। अच्छा खैर आगे चलते हैं। पॉपुलेशन देखें, पॉपुलेशन जो है 47% कंट्री वाइज एंड पॉपुलेशन ओनली 5.7% मींस अबाउट 10 मिलियन। बलूचिस्तान की अब 12 मिलियन होगी, कराची की भी आधा, पूरे बलूचिस्तान की पॉपुलेशन। But there's a distinct ethnic divide there. Many people don't know about it, but there is a distinct ethnic divide within Balochistan, and it's divided between the northern areas of Balochistan and the southern areas of Balochistan, mostly native the Baluch. In the north they are the Pashtuns which are nearer to Pashtun. मैं वो नहीं कह रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि लॉ एंड ऑर्डर का भी इसी तरह है, रिसोर्सेज भी इसी तरह है, इंडस्ट्री और प्रोडक्शन तो खैर कम ही है लेकिन फिर भी वो भी इसी तरह है, इकोनॉमी भी इसी तरह है। एक बहुत प्रोग्रेसिव रीजन है, एक थोड़ा सा आई डोंट वांट टू से एक चीज़ एक थोड़ा सा लेकिन मुश्किल में है। एक रिपीट कर दूँ बात तारीख के लिए कि इस रीजन का सबसे पहला कोल फायर्ड पावर प्लांट कोयटा में शेख मांदा में लगा था 2 मेगावाट का। वो कोयटा के सराउंडिंग पहाड़ियों से जो अभी भी शामलांग, डगेरी, शारिक जो कोल माइंस हैं वहाँ से आके चलता था, वो फिर बंद कर दिया गया। तो मैं 80 ईयर्स 90 ईयर्स पुरानी बात कर रहा हूँ कि अगर उस ज़माने में, अब तो टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है, ठीक है, एक। दूसरा, अगर आपको इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है, बलूचिस्तान हैज़ अ वेल डिज़ाइन इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, रेल ट्रैक्स, रोड्स, ये सब चीज़ें वहाँ मौजूद हैं, लेकिन आपने उसको यूटिलाइज कैसे करना है, यूज़ कैसे करना है, हर एक को देखिए
पूरी दुनिया के अंदर सिक्योरिटी इश्यूज हैं। नहीं, मुझे तो लोगों ने बहुत कहा, जब मेरे अपने दोस्त भी हैं, मैं वैसे आपको बता रहा हूँ कि आई हैव फाउंड द बलूच वेरी वेरी डिग्निफाइड पीपल। जिसने भी मतलब उनके बारे में बात की है यही बोला है कि दे आर वेरी डिग्निफाइड, वेरी सॉफ्ट पीपल, बड़े सीधे साधे लोग हैं। जो तासुर या तस्वीर हमारे सामने खींची या दिखाई जाती है वो दर हकीकत उस तरह के बिल्कुल नहीं होते। मैंने भी ये देखा, बड़े सुलझे बड़े तरीके से चलने वाले लोग हैं। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट अर्ज करूँगा, लेट्स प्रिसाइजली आई वांट टू स्पेल आउट समथिंग प्रिसाइजली। बलूचिस्तान में सब एथनिक ग्रुप्स हैं, अब यू कॉल इट पश्तून्स, बलोच, बरेवी, सिंधी एंड ईरानियन स्पीकिंग बलोच, लेकिन आर प्राइड इज द ट्राइबल सिस्टम। अब लेट्स नॉट डिवाइड दैट। हर ट्राइब की इंटर ट्राइब मैरिजेस हुई हुई हैं, इट्स अ प्राइड। सीस्तान बलूचिस्तान ईरान का है, यहाँ हमारा पाकिस्तान का बलूचिस्तान है, वही फैमिलीज वहाँ रहती हैं। मेरी अपनी ग्रैंड मदर शी वाज ईरानियन, वो वहाँ रहती थी इधर। ट्राइबल सिस्टम इज अ प्राइड। Let's not talk of division in the ethnic. But this is what the politician does. But now the metropolitan system is going to come about. देखें, let's be very frank. 20 years down the road, फौबल सही साहब, मैं आपके साथ बड़ी फ्रैंकली बात करता हूँ, ये जो शहर छोटे छोटे आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर यहाँ पर चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट आ गई, बड़े बड़े शहर बन जाएंगे। जो आबादियाँ गांव देहात के अंदर या ऐसी आबादियाँ थी, जब जलजला आया था तो वहाँ तक सड़क तक मौजूद नहीं थी, वहाँ रसाई नहीं हो सकी थी, हेलीकॉप्टरों ने काफ़ी देर के बाद लोगों को वहाँ पर रीच किया था। ये सब जगह एक्सेसिबल हो जाएंगी। देखें, कबायली निज़ाम का एहतराम जो है ना, वो बहुत हद तक इस पर मुहित था कि, या इस पर इन्हिसार करता था, सॉरी लफ्ज़ मैंने गलत इस्तेमाल कर दिया, मुहित, तो उस पर इन्हिसार करता था कि जी ये लोग एक्सेसिबल भी नहीं था, इनको शहर का पता भी नहीं था, वो ऑब्ज़र्व भी करते थे। नॉर्म्स भी सारी दुनिया में इसी बात पे माने जाते। अब नॉर्म्स कौन मानेगा? तालीम आ जाएगी, पढ़ाई हो जाएगी, सब लोग समझ जाएंगे, हम हाथ से मेहनत करेंगे, हमें पैसा मिलेगा, फिर कहाँ लोग एहतराम करते हैं? आई विल बी वेरी फ्रैंक ना। नो यू आर, मैं एक बड़ी इंपॉर्टेंट अर्ज चीज करो, बहुत इंपॉर्टेंट है, आई डोंट वांट टू मिस दैट। मैं स्विट्जरलैंड गया, वहाँ मुझे हमारे सूबे हैं, उनके यहाँ कैंटन्स हैं। हाँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि जी हमारे कई कैंटन्स जो हैं वो आपकी सूबों से भी बजटरी पुअर हैं, उनके पास लेकिन हमारी फेडरल सिस्टम ने एक फैसला किया कि ओके, इफ दे आर पुअर देन ऑल दीज कैंटन्स शुड सपोर्ट देम। मेरी एक ख्वाहिश है, आज मेरी अर्ज है, और शहबाज शरीफ साहब को लीड लेनी चाहिए कि तीनों सूबे, बलूचिस्तान ने जैसे अपनी गैस आपको बिस्मिल्लाह करके दी, आपने फ्लोरिश किया, पूरा पाकिस्तान यूज़ करता रहा, और रिसोर्सेज बलूचिस्तान के बहुत यूज़ हुए, तो आज तीनों सूबों का हक बनता है कि वो फेडरल गवर्नमेंट से कहें कि आपके बजट में से बलूचिस्तान को दें, ताकि हमारी इकोनॉमिक सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। नहीं तो एनएफसी के अंदर आप देखेंगे ना, एनएफसी इज नॉट, नो दैट्स अ वेरी डिफरेंट सिस्टम। बलूचिस्तान की एनएफसी की बात कर रहे हैं, जहां हमारा अपना लोकल आदमी उसको रिप्रेजेंट न करे। आप फेडरल गवर्नमेंट के रिटायर्ड लोगों को लाके एनएफसी के अंदर मुसल्लत करें। आई डोंट, इन इकोनॉमिक सेंस आई डू नॉट एक्सेप्ट दैट। ब्यूरोक्रेटिकली पॉलिटिशियंस में अपने दोस्तों को लाके बिठाएं, वो दूसरी बात है, बट आई एम टेलिंग यू, अगर पूरे पाकिस्तान ने हक अदा करना है बलूचिस्तान का, तो ऑल 3 प्रोविंसेस मस्ट शेयर द पेन्स ऑफ बलूचिस्तान एंड हेल्प अस इन इकोनॉमिक्स। आप पैसा नहीं दे सकते, आप अपने बड़े बड़े इदारों को कहें कि गो एंड इन्वेस्ट इन बलूचिस्तान, सपोर्ट बलूचिस्तान, दिस इज आवर राइट एंड दिस इज देयर ड्यूटी आल्सो। आई थिंक दैट मेक्स सेंस, आई कैन अंडरस्टैंड योर इमोशंस। उसमें बात यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएँ, लेकिन जो बात आपने की, असल बात यह है कि बिज़नेस सेंस भी तो फिर बने ना। अब बिज़नेस सेंस क्रिएट करनी पड़ेगी। आपने कहा इंफ्रास्ट्रक्चरली बहुत अच्छा है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें और मज़ीद करने की ज़रूरत है। आपके ख्याल से इंडस्ट्रियल एरियाज़ नए बनाने पड़ेंगे सीपेक के लिए? क्या आइडेंटिफाई हो गए बलूचिस्तान के अंदर कितने इंडस्ट्रियल एरियाज़ बनेंगे, कितने एनर्जी के वो पार्क्स बनेंगे, कितने एनर्जी कॉरिडोर के स्टॉप्स होंगे वहाँ पर? कौन सा कोई ऐसा डैम बनाया जाएगा जिससे वो इलाके ज़रख़ीज़ किए जाएँ, जो कि सीपेक के साथ साथ चलेंगे, ताकि लोग भी वहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए भी सर ज़रूरी है मंडी तक रसाई। तो मंडी तक रसाई की बातें आपसे की गई हैं अभी, क्योंकि मेन इशू तो वो यही कहेंगे, आपने बोला एग्रीकल्चर नॉट येट स्पेल्ड आउट। मैं आपको अर्ज कर रहा हूँ, आपने कहा अंदाजे से, अंदाजा है, लेकिन अंदाजे के अलावा स्पीड से फेडरल गवर्नमेंट को जाना चाहिए, ठीक है, जिस स्पीड से फेडरल गवर्नमेंट को जाना तो फीता ही काटते देखा? किसी ने आपको फीता काटने के लिए बुलाया, प्लीज आप फीता काटने के लिए आए, हम यहाँ पर ये काम करने वाले, किसी ने तो बुलाया होगा। आपको मैं बताऊं कि बलूचिस्तान में एनर्जी रिसोर्सेज पे मैं बात करूं कि बलूचिस्तान का जो चागी है, इस पे हाईएस्ट दुनिया में इसको बहुत बड़ा रेट माना जाता है, 6.2 W
ये रेज हैं, सन रेज हैं, जो राउंड द ईयर आप वहाँ पे सोलर सिस्टम, कोई लाख मेगावाट के करीब का सोलर सिस्टम चागी में लगा सकते हैं राउंड द ईयर। तो लगा लें। उसके बाद बलूचिस्तान के अपने कोस्टल बेल्ट पे 80 प्लेसेस ऐसी हैं जहाँ पे एक्सीलेंट विंड है, आप विंड एनर्जी को क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए, ये चीज़ें मैं बात कर सकता हूँ, आई एम अ वेरी स्मॉल फ्लाई इन द पॉन्ड, मैं बात कर सकता हूँ। ये तो फेडरल गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को इनिशिएटिव लेना है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की प्लानिंग एंड डेवलपमेंट को अपनी सोच को इनिशिएटिव लेना है, बजाय वो सिर्फ सड़कें, नालियाँ, सेवरेज और उसके ऊपर रहें। दे हैव टू थिंक फॉर द फ्यूचर। आज बलूचिस्तान में पानी की क्राइसिस क्यों आई, बलूचिस्तान के अंदर हेल्थ की क्राइसिस क्यों आई, एजुकेशन की क्राइसिस क्यों आई? इल प्लानिंग। मेरी ख्वाहिश तो ये थी कि आपसे मज़ीद गुफ्तगू जारी रहती है, आपके जज्बात को मैं समझ सकता हूँ, साथ साथ हमारी भी ख्वाहिश यही है। हमेशा लोग बोलते हैं मेरी ख्वाहिश यही है कि सीपैक के ऊपर जल्द से जल्द अमल किया जाए, लेकिन जल्द से जल्द किया जाए, वो बहुत ज़रूरी है ताकि पाकिस्तान की मईशत जो है आगे बढ़ सके। तो असल मकसद यही होता है इन प्रोग्रामों को करने का, ताकि हम ये काविश करें कि जो अरबाब इक़्तिदार में लोग हैं उस चीज़ को महसूस करें कि जल्द से जल्द इन कामों को भरपूर अंदाज में पूरा करना है। जनाब सरदार शौकत पोपलज़ई साहब, आपका बहुत शुक्रिया, आप शो पर तशरीफ़ लाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम का हमारा वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अली नासिर को, हमारी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।